बीए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ज्योग्राफी 2019 और सेकंड करेंगे फिर बीए पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि 2019 से दोनों पेपर अलग हो गए थे। तो हम शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम, 2 1 1/2 1/4 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, पिछले पेपर में भी किया था हमने। सना याद आ रहा यस सर, है ना? यस सर, 1/8 डिवाइडेड बाय 2। सीधे 2 से डिवाइड होती जा रही सीरीज, तो नेक्स्ट टर्म यस क्या सर। होगी इसके बाद? सिंपल 1/8। तो देखो ऐसे हमें रिपीटेड मिलने शुरू हो जाते हैं जब पेपर्स हम पुराने करते हैं। लुक एट द सीरीज, दिस 7 8 7 10 8 11 9 12, ये भी रिपीटेड है, यस सर, ये भी रिपीट हो रहा है। देखो इसमें 10 आएगा आंसर। मेरा आंसर था इसमें, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये +1 की सीरीज थी, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 23। लुक एट द सीरीज दिस, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। दो बार 53, उसके बाद दो बार 40, फिर दो बार 27। क्या नंबर आने चाहिए? व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। हेलो, हाँ हेलो ईशान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी हमने पिछले साल 2019 का बीए सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का जो पेपर आता है वो डिस्कस किया है। यस सर। पहले दो क्वेश्चन तो रिपीटेड थे जो पिछले पेपर में हम कर चुके हैं, तो आप सर इसमें 14 आ सकता है, 14। और चलो और पूरा आंसर दो मुबशिर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर? 14 क्वेश्चन नंबर 23। 13 13 माइनस हो रहा देखो ये सीरीज है 53, फिर 53, उसके बाद 40, फिर 40, देन 27, देन 27। नेक्स्ट टर्म पूछ लो। तो अगर हम देखें कि ये दो एक साथ आ रहे हैं टर्म, और इसके बाद जो 40 आया है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 13, -13 का। फिर रिपीट किया, फिर 40 के बाद फिर से -13। जब ये दो बार रिपीट हो गया नंबर, तो नेक्स्ट क्या होगा? 27 - 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर है आपका? 24, look carefully for the pattern and choose which pair of number comes next। सर ये समझ नहीं आ रहा है पेयर्स में कौन कौन सा नंबर है। फराज ने तो आंसर भी कर दिया है भाई। ये देखो 28, ये है और 25। 28, then 25, then 5, then 21, then 18, then 5, then 40। अब ये दो नंबर दिए हैं, यानी इसके आगे के दो नंबर्स पूछे हैं, कौन कौन सा है। देखो यहाँ दिया था ना, चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स, यानी ये दो पेयर है, यानी ये 11 5 इस तरीके से 10, 7। अभी तक सीरीज में हम 1 करते हुए आए थे, इसमें दो पूछे हैं कि नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से होंगे। अब पैटर्न देखो, अब क्या पैटर्न बन रहा है। पैटर्न जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो यहाँ 5 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, तो दो नंबर के बाद हो सकता है 5 हो, अगर सेम रिपीट हो रहा है नंबर तो। अब अगर मैं 21 को देखूं और 25 और फिर 5, तो डायरेक्ट ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन रही, यानी इसमें
अलग अलग डिफरेंट सीरीज है जो मिक्स कर दी है। तो देखो 28 से 21 और 21 के बाद 14, यानी 28 21 14, ये एक सीरीज चल रही है। क्या है? -7। तो इसमें नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 7 आएगा। अगर मैं इसके बाद वाला नंबर देखूं 25, इसके बाद क्या है 18, और नेक्स्ट ये पूछा था क्या है, तो यहाँ भी देखो -7, इसमें भी -7 था, इसमें भी -7, तो 18 -7 क्या हो जाएगा? 11। और तीसरी जो सीरीज है देखो 5 5, 2 बार 5 है, तो तीसरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 5। यानी नेक्स्ट जो दो नंबर होंगे वो क्या होंगे? 11 एंड 5। समझिए इसमें क्या करा है, इसमें 3 नंबर सीरीज को मिक्स कर दिया है। यानी 28 से अगर हम देखें 28 21 40, ये पैटर्न दे दिया है। इसके बाद का उसने नहीं पूछा था, अगर होता तो 7 होता। फिर 25 18 और नेक्स्ट बताना है, तो -7 का पैटर्न, और ये 5 5 रिपीट हो रहा है, तो ये कॉमन। क्लियर ये? यस सर। देखो इस सीरीज में जैसे दो थी है 7, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो 7 के बाद 8 9 +1 की सीरीज थी, और ये एक दूसरी सीरीज चल रही थी +1 की। तो हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा था, अगर उसके बाद का नंबर पूछते तो हम कहते कि 13 आएगा, यानी 10 13 ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू रहती। तो यहाँ दो नंबर सीरीज को मिक्स किया था। इस क्वेश्चन में क्या किया? 3 को मिक्स कर दिया। 28 21 और 14 में रिलेशन है, 25 18 और जो नेक्स्ट यहाँ नंबर आएगा उसमें रिलेशन होगा, और ये 5 5 और यहाँ का 5, ये। तो नेक्स्ट ये दो टर्म जो आते हैं ये ब्लू वाली सीरीज से आएगा और पिंक वाले से। तो ब्लू वाले में 25 18 के बाद हो जाएगा 11, और पिंक में ये 5 5 5 चल रहा है, तो 11 5। इस तरीके से हो गया इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। इतने ही अटेम्प्ट करो, चलो खुद से क्या हो। हाँ, आया इसमें क्वेश्चन। पैटर्न एंड चूज विच पेयर ऑफ नंबर कम्स नेक्स्ट। देखो नंबर्स क्या है, 8 11 21 15 18 21 22। अगर हम इसे देखें, देखो 8 देन 15 देन 22, दिस +7। इसे हम देखें 11 18, यहाँ एक नंबर आएगा, ये भी क्या है +7।
18 और 7 क्या हो गया 25। इसे हम देखें 21 21 यानी ये रिपीट हो रहा है 21। तो नेक्स्ट जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 25 और 21। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये पैटर्न? Yes, sir. ठीक, तो 3 नंबर सीरीज मिला रहे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पर है। 3 नंबर सीरीज मिलाया। ये पिंक वाले अगर हम देखें तो +7, ग्रीन वाले में भी +7 और ब्लू वाला रिपीट। तो नेक्स्ट दो नंबर पूछे थे तो ये पैटर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 26, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? सर शायद लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ये भी रिपीट, आउंस है डिफरेंट। क्योंकि ये वेट की यूनिट थी, बाकी सब क्या थी लेंथ की यूनिट। 27, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद, ये भी रिपीटेड है सेम। देखो यस सर। इंजन, स्टीयरिंग व्हील सब इसके पार्ट थे, कार्स हमारा अलग डिफरेंट। है। ये 28, डिफरेंट है। ये टाइप गलत है, दिस इज ब्रांच। ब्रांच, लीफ, डर्ट, रूट। सर इसमें तो डर्ट डिफरेंट होगा क्योंकि बाकी सारे एक ट्री के पार्ट्स हैं। ट्री या प्लांट के पार्ट्स हैं, डर्ट यस सर। पार्ट नहीं है, तो ये ऑड वन। सिंपल है यस ये। सर। यस सर। व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर? सर पंक्चुएशन। और ईशान, फराज, मुबशिर 29, Same. व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? Option C. सी होगा पंक्चुएशन। 30, odometer is to mileage as compass is to speed, hiking, needle, direction। द डायरेक्शन। डायरेक्शन होगा। कंपास से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जैसे ओडोमीटर की रीडिंग से हम माइलेज निकाल सकते हैं। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू, सर स्लीप। मैराथन में हम रेस करते हैं, यस सर। हाइबरनेशन में क्या होता है स्लीप में स्लीप। चले जाते हैं एनिमल्स विंटर में। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो हाइबरनेशन यानी लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं। Choose the pair of words that best represent a similar relationship as expressed in the original pair। ये similar words वाले पैटर्न है। चलो साइकोलॉजिस्ट to neurosis, ophthalmologist cataract, dermatologist fracture, infant सर pediatrician। फर्स्ट वाला ऑप्थोमोलॉजिस्ट टू कैटरैक्ट। चलो और लोग बताओ भी, सना ने तो बता दिया। ईशान, मुबशिर, ईशान 8 ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो ये इलनेस का नाम है और ये उसे ट्रीट करता है, यानी इलनेस और डॉक्टर की रिलेशनशिप है इसमें। तो अगर हम इसे देखें बी, डर्मेटोलॉजिस्ट और फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर तो बोन की होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है स्किन का डॉक्टर होता है, स्किन या हेयर डॉक्टर, तो ये मैच नहीं करेगा। इन्फेंट पीडियाट्रिशियन, देखो इसमें रिलेशन चेंज कर दिया, इसमें पहले डॉक्टर है उसके बाद इलनेस है। इसमें ये होता है कि इन्फेंट को हम पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, छोटे बच्चे को बच्चे के डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक ना, ये डी मैच कर रहा है। सिंपल ए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई का जो डॉक्टर होता है वो कैटरैक्ट का इलाज करता है, तो ये हमारा ए के साथ मैच कर रहा है रिलेशन। 33,
Pastoral is to ruler as metropolitan, urban, harvest, autumn, agrarian, benevolent, sleepy, nocturnal. Sir, option A, metropolitan to urban. मेट्रोपॉलिटन हम अर्बन सिटीज में होता है, ऐसी पेस्टोरल क्या होता है, रूरल विलेज एरियाज में होता है. डिवीजन इज टू सेक्शन, लेयर इज टू टियर, चैप्टर इज टू वर्स, राइजर इज टू स्टेज, डायस इज टू स्पीकर. क्या रिलेशन होगी इसमें? इसमें कुछ आ रहा है समझ में? 34 सर ए लग रहा है. ए ही है. क्या रिलेशन है? सर पहले डिवीजन है, मतलब पहले लेयर्स है, उसके बाद एक बड़ा सेक्शन है. देखो, डिवीजन और सेक्शन मतलब जैसे बुक होती है, बुक में हम डिवाइड कर देते हैं उसे सेक्शन में. तो डिवीजन और सेक्शन आपस में क्या है, सिनोनिम्स है. सेक्शन में ही डिवाइड करते हैं, यानी डिवीजन को एक तरीके से सेक्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं. लेयर और टियर जो होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम. बाकी इसमें और कोई सिनोनिम वाला फॉर्म नहीं बनना. चैप्टर, वर्स, वर्स क्या होता है, चैप्टर के अंदर होता है. राइजर, स्टेज अलग होता है, राइजर से राइज करते स्टेज पे आते हैं. डायस पर स्पीकर बोलता है, तो वो मैच नहीं कर रहा है. ठीक, तो इसमें लेयर और टियर आपस में सिनोनिम है, तो ये मैच कर रहा है इससे. 35 वेटरेस इज टू रेस्टोरेंट, डॉक्टर इज टू डायग्नोसिस, एक्टर इज टू रोल, ड्राइवर इज टू ट्रक और टीचर इज टू स्कूल. 35 फराज में तो बता दिया और लोग. टीचर इज द स्कूल. वेटरेस वर्क इन रेस्टोरेंट, ऐसी टीचर वर्क इन अ स्कूल. अब है क्वेश्चन गिविंग बिलो स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन. ये कौन सा वाला था जो हमने डिस्कस किया था, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन. यानी स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा एक्शन करना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए. सबसे पहली चीज प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकली लॉजिकल होना चाहिए, जिससे फॉलो कर रहा हो, और अकॉर्डिंग टू जो भी स्टेटमेंट गिवन है उन्हीं को फॉलो करता हुआ होना चाहिए. तो देखते हैं हम पहला क्या दिया है. क्वेश्चन 36, कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. कोर्ट में जो है बहुत टाइम लग जाता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, वेरियस डिपार्टमेंट. ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन 36, ये हमारा स्टेटमेंट है. कोर्स ऑफ एक्शन दो दिए हैं, 1 और 2. तो 1 और 2 पढ़ के हमें ये बताना है कि सिर्फ 1 फॉलो करेगा, 2 फॉलो करेगा, बोथ करेंगे और नाइदर. ठीक है. तो एक्शन नंबर 1 है कि कोर्ट्स शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप मैटर्स. यानी या तो कोर्ट को ऑर्डर किया जाए कि आप लोग जल्दी सॉल्व करो, इतना टाइम मत लगाओ. सेकंड, स्पेशल पावर्स शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट्स. यानी जो भी डिपार्टमेंट के सीनियर लेवल पे ऑफिसर है उनको स्पेशल पावर दे देनी चाहिए कि वो ही सेटल कर दे डिस्प्यूट, कोर्ट आने की जरूरत ना पड़े. तो क्या लगता है इनमें से कौन सा फॉलो करना चाहिए, 1 या 2 या बोथ या नाइदर? ओनली 1 फॉलोज. बताओ क्या कहते हो, इसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ फर्स्ट हो, सिर्फ सेकंड हो, या दोनों हो सकता?
अच्छा ठीक है, तो सबको बोथ बोथ 1 and 2 फॉलो। देखो पहला कि कोर्ट में एक तो बहुत टाइम लग रहा है, तो एक तो लॉजिकली आते ही कि कोर्ट शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप मैटर्स, यानी कोर्ट को ये पास होना चाहिए कि आप स्पीड अप करो मैटर सॉल्व करने का। और देखो एक चीज़ ये थी कि डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, यहाँ ये चीज़ मेंशन की थी कि कौन से डिस्प्यूट में लग रहा है ज़्यादा टाइम, वेरियस डिपार्टमेंट। मान लो कोई पुलिस डिपार्टमेंट का केस है, कोई फायर का है, कोई रोड डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ से भी कई केसेस आ रहा है कोर्ट को और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सेकंड लॉजिकली डायरेक्ट फॉलो करता है कि वो जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर उनको कुछ स्पेशल पावर देनी चाहिए ताकि वो डिस्प्यूट क्या करे, डिपार्टमेंट में ही सॉल्व कर ले। जब डिपार्टमेंट में ही सॉल्व हो जाएंगे तो कोर्ट के पास कम केसेस होंगे तो कोर्ट उसे स्पीड अप कर सकता है। तो इस केस में क्या है, बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं। 37 footpaths of a busy road are crowded with vendors selling cheap items, यानी जो रोड है उस पर वेंडर्स ने अपना वो लगा लिया, ठेला या दुकान लेके बैठ गए, जिसकी वजह से वो बिजी हो गया रोड बहुत। तो इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए? फर्स्ट कहता है हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव देम अवे, यानी पुलिस बुला के उनको भगा दें। दूसरा, सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ्स, उनके लिए कोई ऐसी अलग से जगह बनानी चाहिए जिसपे कि वो वहां पर अपना सामान बेच सकें और रोड को क्राउड ना करें। क्या लगता है? चलो आंसर दिए सबने। सना ने कहा बोथ, ईशान ने ऑप्शन सी यानी सेकंड, मुबश्शिर ने भी सेकंड, फराज ने भी सेकंड। देखो 37 की अगर रोड को बिजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैम कर दिया, बिजी रोड कर दिया, तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन भी लेना पड़ेगा। सेकंड तो फॉलो हो ही रहा है, सेकंड तो बिल्कुल सही है कि चलो उनको कोई ऐसी जगह दें ताकि वो ब्लॉक ना करे, लेकिन सम स्पेस अगर हम दे भी देंगे तब भी ऐसा हो सकता है कि कुछ वेंडर फिर भी आ जाए रोड पर, तो यहाँ पुलिस की भी हेल्प हमें चाहिए होगी। तो यहाँ इसमें बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो पूछ लो, इसमें दोनों लॉजिकली फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम 1 को इग्नोर कर दें, मान लो सिर्फ सेकंड पे आते हैं ऑप्शन, ओनली 2 फॉलोज, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आप नहीं ले रहे, ये एक्शन आपने नहीं लिया, तो सेकंड अगर हम एक्शन लेते हैं तब भी ये मान लो कि 100 वेंडर्स थे तो 100 में से मान लो 70 तो चले गए, लेकिन 30 क्या फिर से वापस वहीं आ गए या वो नहीं जा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। और सिर्फ 1 कहता मैं तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि पुलिस रोज रोज आके या पूरे दिन तो उन पर नजर नहीं रख सकती, तो हमें उसके लिए दूसरी जगह भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसमें दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 38, मैनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंक, यानी कई मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं उसके बाद जैसे आईएएस कर लिया या फिर कैट वगैरह से एमबीए कर लिया, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल डिग्री होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव या बैंक्स या फाइनेंस या ऐसी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन दो सजेस्ट किए हैं कि ऑल द प्रोफेशनल शुड बी एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स, कि जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल थे उनसे ये कहा जाए, उन्हें एडवाइस किया जाए कि आप ऐसी जॉब ना करो। सेकंड, the government should appoint a committee to find out the reason for this and suggest remedial measures, ये कमेटी बनाए और वो सजेस्ट करे कि क्या क्या हमें
करना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन ना हो। तो ये तो सिंपल आ रहा है, देखो ओनली 2 फॉलोज हो रहा है कि गवर्नमेंट कमेटी बनाए और ऐसा मेजर सजेस्ट करे कि ये सिचुएशन ना हो, क्योंकि पहला इसमें ये लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एडवाइस करें कि भाई आप ऐसी जॉब ना लो। हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, या हो सकता है वो बहुत अच्छा कर सके उस पोजीशन पर। तो हमें इसमें डिटेल की स्टडी की ज़रूरत है कि इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या एक्शन इसमें ले सकते हैं। वो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2 से डिफाइन होता है। क्वेश्चन 39, due to substantial reduction in fares by airlines, large numbers of upper class train passengers have shifted to using airlines। यानी कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर दिया किराए में एयरलाइंस ने। तो जो अपर क्लास ट्रेन थे, मतलब एसी फर्स्ट और उस टाइप के लोग जाने वाले थे, तो उसमें वो शिफ्ट हो गए यूजिंग एयरलाइंस। तो कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या होना चाहिए? फर्स्ट है, द रेलवे शुड इमीडिएटली रिड्यूस द फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अपर क्लास टू रिटेन इट्स पैसेंजर। कि रेलवे को एकदम से क्या कर देना चाहिए, अपर क्लास जो हायर क्लास थी उसका फेयर कम कर दे ताकि पैसेंजर को रिटेन कर सके। सेकंड, द रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस इन ऑल ट्रेन्स टू अवॉइड लॉसेस। ये क्या कह रहा है कि अपर क्लास वाले जब एयरलाइन में शिफ्ट हो गए तो खाली जाने लगी सीटें, तो रेलवे को क्या करना चाहिए, उसे रिड्यूस कर दे ताकि लॉस कम हो। क्या लगता है इसमें कौन सा लॉजिकली फॉलो है? दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? फराज ने कहा ये ठीक है, तो फेल एंड नाइदर। सर मुझे सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, द रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी। में ये कह रहा है कि जब अपर क्लास के जो थे, मान लो एसी फर्स्ट क्लास के जो लोग थे, यस सर। अब एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एयरलाइन से ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। तो कई यस सर। ट्रेन में जो लोग थे वो खाली जाने लगी सीटें, क्योंकि लोग अब एयरलाइन से जा रहे हैं, रेलवे से नहीं जा रहे हैं, ट्रेन से नहीं जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उसे रिड्यूस कर देनी चाहिए, मतलब वो कोचेज निकाल दें, उसकी जगह एसी सेकंड थर्ड क्लास इस टाइप के बढ़ा दें ओके ताकि। सर। देखो इस तरीके क्वेश्चन में ना, कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने पहले भी बताया था कि हमारी क्या चेक होता है, डिसीजन स्किल्स चेक होता है कि हम क्या डिसीजन लेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें एज्यूम कर लिया करो, मान लो जैसे एयरलाइंस की प्रॉब्लम है, तो मान लो तुम एयरलाइन जो डिपार्टमेंट है उसके हेड हो, चेयरमैन हो, मान लो तुम रेलवेज के, तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आई, तो अब तुम देखो कि तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। मतलब थोड़ी देर के लिए उस रोल को एज्यूम कर लो, फिर सोचो कि तुम क्या करोगे। रिड्यूस करोगे ताकि कंपटीशन हो सके उसके साथ, एयरलाइन के साथ, या ये कहोगे कि कैपेसिटी कम कर दो, इन ट्रेन से हटा दो ये, मान लो फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें कि उसके कोच हटा दो। तो क्या लग रहा है? सेकंड तो लग नहीं रहा कि कोचेज ही हटा देंगे, तो वो फिर हम कंपटीशन से ही बाहर हो गए फिर तो। ठीक, तो इसमें जो एक पॉसिबिलिटी बनती है वो ऑप्शन 1 की ही बन रही है। कि फेयर अगर हम रिड्यूस करें तो हम कुछ अपर क्लास वालों को रिटेन कर सकते हैं। इसमें होगा ऑप्शन 1, क्योंकि देखो यहाँ स्टेटमेंट भी जो शुरू हुआ था वो यही हुआ था, ड्यू टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर बाय एयरलाइन। मतलब एयरलाइन ने जो अपने कस्टमर बनाए थे नए, जो रेलवे से ट्रांसफ़र हुए थे, वो किस बेस पे हुए थे? रिडक्शन इन फेयर्स की वजह से। तो रेलवे भी अगर रिड्यूस कर दे तो वो रिटेन कर सकती है पैसेंजर्स।
क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन वन पेपर इन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के किसी एक पेपर में हो रहे हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक पेपर है इन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अब तुम ये सोचो कि मान लो तुम उस इंजीनियरिंग कॉलेज या स्कूल है उसके तुम हेड हो, प्रिंसिपल हो या, तो अब क्या करना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल दोज स्टूडेंट who have failed in one paper should be asked to drop out of the course। बच्चों से कहना चाहिए कि अब तुम ड्रॉप कर लो, तुम तो फेल हो गए। या सेकंड है, फैकल्टी टीचिंग द पेपर शुड बी आस्क्ड टू रिजाइन। ये जो टीचर वो पढ़ा रहा था वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर, उससे उसको रेजिग्नेशन दे दो। क्या फॉलो करता है इसमें? सर ऑप्शन डी, नेदर वन और टू। ठीक है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट से कहना कि तुम एक पर्टिकुलर पेपर में फेल हुए तुम ड्रॉप कर दो, ये तो है ही नहीं। फैकल्टी टीचिंग शुड बी आस्क्ड टू रिजाइन, ये भी रेजिग्नेशन वाला ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि जो कोर्स है उसका सिलेबस ही काफ़ी टफ हो, उन बच्चों के लेवल का ना हो, या उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हों, और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से मार्क्स ऑफ वो ज़्यादा हो, यानी इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं यानी इसका मार्क्स ज़्यादा हो, वेटेज ज़्यादा हो उन टॉपिक्स की जो कि डिफ़िकल्ट है। तो कोर्स रिवीजन भी एक हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ लेक्चर जो सब्जेक्ट को मिल रहे हैं वो कम हो सकते हैं। तो कई रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि फैकल्टी ही पढ़ा रहा है उसी की वजह से। हाँ, फैकल्टी को एक वार्निंग दी जा सकती है कि आपके सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, आप रीज़न बताइए कि किस वजह से हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों, नाइदर वन और टू फॉर। ठीक, तो ये हमारा पेपर था 2019 सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी का। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर पर। नेक्स्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्वेश्चन शुरू होते हैं दिस 21 से, वही 40 है इसमें भी क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन 40 तक रीजनिंग पार्ट है। देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें क्लास में कराया भी था, अगर याद हो तो। एक ये 7% यस सर, याद। attend a lecture in a week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। तो जल्दी जल्दी हम इसे करते हैं। क्या किया था? टेबल बनाई थी हमने, पजल का क्वेश्चन है तो इसमें हमें टेबल बनानी पड़ती है, और इसमें हम डेज लिख लेंगे। लेक्चर इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, और पर्सन कितने हैं इसमें वो हम इस साइड लिख लेंगे। एस आर टी वाई एल एम एंड जे। ठीक, अब बताते जाओ जल्दी जल्दी इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। बट नॉट ऐसे, एल अटेंड द लेक्चर आफ्टर थर्सडे, तो एल का था आफ्टर थर्सडे, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में दो लोगों ने अटेंड किया,
ठीक है, एल अटेंड 2% अटेंड बिटवीन एल एंड जे। तो देखो अगर एल यहाँ पर है तो 2% हो सकते हैं, जे यहाँ हो सकता है, बीच में 2% हो गए। एल अगर यहाँ करेगा तो जे इधर हो सकता है और जे इधर हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जे की। नेक्स्ट क्या है, 3% अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई, एस अटेंड द लेक्चर बिफोर वाई। एस पहले लेक्चर अटेंड करता है और एस और वाई के बीच में 3 लोग लेक्चर अटेंड करते हैं। एस कहाँ है, एस देखो, एस मंडे कर सकता है, तो एस और वाई के बीच में 3, यानी 1 2 3 छोड़ के ये वाई कर सकता है। अगर एस ट्यूसडे में करेगा तो 1 2 3 3 दिन छोड़ के वाई कब करेगा, संडे में। और एस अगर वेडनेसडे में करेगा तो वाई करेगा संडे। ठीक, ये 3 ऑप्शन। 3% अटेंड लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई, एस अटेंड द लेक्चर बिफोर वाई, क्लियर है। बाकी जो है उन्हें क्रॉस कर दो, ये यानी पॉसिबल नहीं है। एस इस दिन नहीं कर सकता, वाई इन दिनों में लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। एम अटेंड द लेक्चर आफ्टर टी। अच्छा, 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। टी और एम के बीच में 2 लोग करेंगे। एम अटेंड द लेक्चर आफ्टर टी, यानी एम बाद में करेगा, टी पहले करेगा। तो टी से शुरू करते हैं। मान लो टी ने 1 इसमें किया तो एम में से 2 दिन छोड़ के इस दिन करेगा, फिर टी इस दिन करेगा तो एम इस दिन, टी इस दिन करेगा तो इस ये हो गया। टी डज नॉट अटेंड द लेक्चर ऑन फर्स्ट डे, तो टी फर्स्ट डे में नहीं कर सकता, तो टी के साथ एम भी इस दिन नहीं कर सकता। एम डज नॉट अटेंड लेक्चर ऑन लास्ट डे, एम यहाँ नहीं करेगा, तो टी भी अब इस दिन नहीं कर सकता। बाकी सब काट दो, ये बचा। अब क्या बचा लास्ट, y does not attend the lecture immediately before L। y L से पहले लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, यानी L अगर इस दिन कर रहा है तो y यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन अगर L इस दिन करेगा तो y कर सकता है। तो हम इसमें किसी ऑप्शन को अभी माइनस नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। इस इंफॉर्मेशन को अभी हम रहने देंगे, बाद में यूज करेंगे। तो ये इस टाइप की टेबल बनी थी। इसका डिटेल में मैंने जब समझाया था तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन का, जिसमें हमने पजल डिस्कस किए, उसमें ये वाला सॉल्व किया है डिटेल। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड लेक्चर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में किस किसने लेक्चर अटेंड किया ये बताना है। तो अभी हम देखें तो ट्यूसडे में अभी हम श्योर नहीं हो पा रहा है कि किसने अटेंड किया है लेक्चर। तो हमें क्या करना था, ये देखो कि किस दिन सबसे कम लोग आ रहे हैं। तो मंडे अगर हम देखें तो सारे तो क्रॉस हो गए, यानी इनमें से कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता, सिर्फ एस है और आर है, क्योंकि आर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अब हम एज्यूम करेंगे, याद है यहाँ पे हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। हम एज्यूम कर लेंगे एस अटेंड लेक्चर ऑन मंडे। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एस अटेंड लेक्चर ऑन मंडे। ठीक, देखो मंडे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एस या आर, तो हमने एस मान लिया। अगर कहीं भी हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग इस डेटा से क्लैश करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा कि आर ने किया था। फिर अभी हम ये लेके चल रहे हैं। तो अब हम देखो जो भी इसमें से आए उन्हें क्रॉस कर देंगे।
यानी एस अगर मंडे में करेगा तो फिर एस किसी और दिन नहीं कर सकता। ये सब क्रॉस हो गए और मंडे वाले दिन भी सारे क्रॉस हो गए। तो पहला हमारा फिक्स हो गया, एस इज ऑन मंडे। एस के साथ देखो कौन रिलेट था, एस और वाई। क्वेश्चन में हम देखें तो एस और वाई रिलेटेड है कि 3% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड वाई। तो एस अगर मंडे में कर रहा है तो बीच में 3 दिन छोड़ के 1 2 3 वाई का ये दिन हो जाएगा, यानी दिस विल बी करेक्ट। ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस, और इस दिन सब क्या हो जाएंगे, क्रॉस। इस तरीके से हमारे अब बनते चले जाएंगे। एस और वाई आ गया। अब देखो वाई डज नॉट अटेंड लेक्चर बिफोर एल। वाई क्या है, एल से पहले लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। तो अगर वाई फ्राइडे के दिन कर रहा है तो एल इस दिन नहीं कर सकता। एल के लिए दिन क्या बचा, सिर्फ संडे। ठीक, और जितने भी दिन का होते जाए उन्हें क्रॉस करते चले जाएंगे। ये हमारा फिक्स हो गया। दिस 3 हमारे ऑप्शन फिक्स हो गए, एस वाई और एल। Why is L not working on Saturday? देखो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज नहीं की थी, अब उसे हमने किया कि वाई डज नॉट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर एल। तो वाई अगर हमारा फ्राइडे आ गया तो एल सैटरडे इसलिए नहीं होता कि इस वाली इंफॉर्मेशन को क्लैश करेगा। वाई इमीडिएटली बिफोर एल लेक्चर नहीं ले सकता, यानी एल जो लेक्चर लेगा वो वाई से एक दिन छोड़ के ले सकता है। ठीक, तो ये आ गए हमारे तीनों। अब हम देखें और किसी की इंफॉर्मेशन। ये देखो एम को देखो, एम के लिए देखो सारे ऑप्शन क्रॉस हो गए, सिर्फ कौन सा बच रहा है, दिस वन, सैटरडे। और एम किससे रिलेट था, एम और टी। 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन टी एंड एम। तो एम अगर ये हो गया तो 1-2 दिन पहले हो जाएगा टी, दिस वन। तो टी का आ गया ये ऑप्शन, यानी टी और किसी दिन लेक्चर नहीं ले सकता, एम किसी और दिन नहीं ले सकता, और जिस दिन इन्होंने लिया उस दिन कोई और नहीं ले सकता। ये सब हो गए क्रॉस। और क्या था, एक 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे। तो एल का ये है तो 2%, यानी ये करेक्ट हो गया, ये हमारा क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब एक बार हम देखो चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे पूरे हो गए। देखो एस आ गया मंडे के दिन, ठीक। आर के लिए कौन सा दिन आ रहा है, ट्यूसडे। पी के लिए आ रहा है वेडनेसडे। वाई के लिए आ रहा है फ्राइडे। एल के लिए संडे, दिस वन, ठीक है। देखो अब सारे दिन अलग अलग दिन सब डिफाइन हो गए और कोई भी उसमें मैच आपस में नहीं कर रहा। Can you explain for M? How come Saturday? What? M. So how is M coming on Saturday? एम कैसा आया, सैटरडे है। Yes, sir. Yes, sir. देखो टी और एम के बीच में रिलेशन थी, दिस वन। अच्छा, देखो ये ऐसा आया था, ये सारे ऑप्शन कट हो गए थे जब हम क्रॉस करते हुए चलते हैं ना। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि 7 डेज हैं और 7 लेक्चर हैं। तो किसी भी दिन अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि एस ने लेक्चर अटेंड किया है मंडे, तो अब मंडे सारे ऑप्शन मैं क्रॉस कर दूंगा एस को छोड़ के, कि अब और कोई लेक्चर अटेंड नहीं करेगा उस दिन। और एस के आगे जब मंडे टिक हो गया तो एस भी अब किसी और दिन लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता। तो जब मैंने ये एल का फाइनल किया था और इसे क्रॉस किया था तो ये सारे क्रॉस हो गए थे, सिर्फ एक ही टिक बच रहा था, ये वाला।
इस तरीके से आया था। तो देखो ये ऑप्शन अब हमारे फिक्स हो गए। इसमें देखो कोई भी क्लैश नहीं कर रहा है, सब अलग अलग दिन आ रहा है। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई टेबल। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, तो आप जब एग्जाम में देखो कि कोई ट्रिकी इतना ज़्यादा है तो उसे स्किप कर दो, पहले और क्वेश्चन कर दो, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो, तुम्हारा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाए। तो ये इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना वहाँ पे। अब इसके बेस पे आंसर देने हैं, लेकिन 21 to 25 यानी 5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है डायरेक्ट। अब देखो आप आंसर क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द लेक्चर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे अगर हम देखें तो क्या रहा है, आर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। एस इज रिलेटेड टू टी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन। एस इज रिलेटेड टू टी, J is related to M in the same way T is related to which of the following। देखो S और T के बीच में क्या रिलेशन है। S ने मंडे में लेक्चर अटेंड किया, T ने वेडनेसडे में। J और M के बीच में क्या रिलेशन है। J ने अटेंड किया थर्सडे में और M ने अटेंड किया फ्राइडे में, यानी एक दिन स्किप करके नेक्स्ट डे। तो T के साथ कौन सा ऐसा पेयर बनेगा। T ने करा है वेडनेसडे, एक दिन बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। तो टी के साथ कौन सा बनेगा, ये वाई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टी के साथ वाई। ऑप्शन नंबर सी। 4 of the following 5 are alike in a certain way। एस के साथ ट्यूसडे दिया है, फिर जे के साथ फ्राइडे, टी के साथ थर्सडे और आर के साथ मंडे। फॉलोइंग 5 नहीं है, फॉलोइंग 4 आर अलाइक, यानी कि ऑड वन बताना है इसमें से, इस टेबल को देख के। तो देखो एस के साथ ट्यूसडे, एस अटेंड लेक्चर कर रहा है मंडे। जे के साथ फ्राइडे, जे अटेंड कर रहा है लेक्चर थर्सडे। टी के साथ थर्सडे, टी अटेंड कर रहा है वेडनेसडे और आर मंडे। देखो क्या रिलेशन बन रही है कि जिस दिन इन्होंने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर डे, उससे -1 किया है हमने। देखो जे फ्राइडे, जे कहाँ गया, ये रहा। तो जे के साथ फ्राइडे यानी कि थर्सडे क्या हो गया, एक दिन पहले का हो गया। टी के साथ थर्सडे, टी ने वेडनेसडे में है तो एक दिन पहले का हो गया उससे। आर मंडे, आर ने ट्यूसडे किया तो -1 मंडे। लेकिन एस ट्यूसडे ये वाला जो है, इसमें ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रही, यानी ऑड वन इसमें कौन सा था, एस ट्यूसडे। But both options, there is -1 and the other is +1. ये तीनों -1 है नीचे, ये आर ने ट्यूसडे में लेक्चर अटेंड किया है तो उसके साथ रिलेशन बन गई मंडे। टी ने कब किया, वेडनेसडे। ओ सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ। जे ने कब किया, जे ने किया है थर्सडे। ओके ओके, थर्सडे, सॉरी सबके साथ क्या है, Either +1 or -1. तो फराज सही बताया बिल्कुल, इन सब के साथ +1 के रिलेशन है, लेकिन इसमें -1 है। देखो एस ने कब किया है, मंडे। ठीक है, तो एस का लेक्चर डे है मंडे, तो उसके साथ रिलेट किया ट्यूसडे।
जे का था थर्सडे, उसके साथ रिलेट किया फ्राइडे, टी का था वेडनेसडे, उसके साथ रिलेट किया थर्सडे, यानी +1 किया है हमने। तो इन तीनों में ये रिलेशन थी, लेकिन लास्ट ऑप्शन आर मंडे, आर ने किया था ट्यूसडे, तो मंडे यानी -1। ठीक फराज, गुड, सही बताया तुमने, यानी ऑड वन जो है इसमें आर मंडे है। क्लियर है ये सबको? यस सर। एक बार फिर भी वीडियो में जाके देख लेना अगर डिटेल में देखना है, यहाँ थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। हाउ मैनी पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन एल एंड जे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी गिवन था हमें कि एल और जे के बीच में कितने लोग पर्सन अटेंड करते हैं, 2। ये एल एंड जे, एल 2 पर्सन अटेंड, ये देखो डे रखता है डायरेक्ट बिटवीन एल एंड जे, उन्हें टेबल से देखेंगे तब भी 2। लास्ट क्या था, टी अटेंड अ लेक्चर विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो टी ने कब किया अटेंड, वेडनेसडे, तो टी का आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक, तो ये पजल पे 5 क्वेश्चन थे, तो इस पजल में टाइम लगा अच्छा खासा। अब चलते हैं आगे। A train run from Howrah to Bandel at an average speed of 20 km per hour and return at an average speed of 30 km। तो ये एवरेज स्पीड का भी हम सारा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज स्पीड वगैरह। अब हम जो चलेंगे शॉर्टकट लेके चलेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है v एवरेज इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स वाई क्या है गिवन, एवरेज स्पीड, यानी कि ये 20 दे रखा है देखो, और ये क्या दे रखा है 30। तो सीधे आप एवरेज स्पीड निकालनी, तो कोई जैसे हमने पहले करते थे कि वी एवरेज इज इक्वल टू, पूरा डिस्कस किया था ना कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर हम निकालते थे। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक। 20 दिया है और 30 दिया है, तो वी एवरेज हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 प्लस 30। कितना आ रहा है देखो ये, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50। 0 से 0, 5 से 4, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो ऑप्शन नंबर सी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो डायरेक्ट हम ये एवरेज अब ऐसे निकाल सकते हैं। A man traveled a certain distance by train at rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took this, the distance was, यानी एक पर्सन है, मान लो A to B गया वो और फिर वापस आ गया, पहले ऐसे गया और रिटर्न भी आ गया, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम है, मान लो D है डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला 2D। टोटल टाइम कितना लगा, 5 आवर 48 मिनट। सेम यूनिट बना ले तो ये हो जाएगा 5 प्लस 48/60, 4 ज़ा 5, यानी कि 29/5 आवर। आवर मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया टोटल आवर्स में। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2D। अब पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस ही पूछा है। देखो दिया क्या है, एक इधर की वेलोसिटी दी है मान लो x, और एक वापस आने की वेलोसिटी दी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरे जो टोटल जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो v एवरेज इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था फार्मूला 2xy x प्लस वाई, 2 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 प्लस 4। फॉरवर्ड जर्नी की 25 थी और रिटर्न जर्नी की स्पीड थी 4, तो ये हो गया 2 इंटू 25 50 इंटू 4 200/20, ये हो गई एवरेज स्पीड। अब
हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 2d अपॉन टोटल टाइम। तो हम लिख सकते हैं 200 अपॉन 29 इज इक्वल टू 2d अपॉन 29/5। 29 से 29 कैंसिल, तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 10d। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने इसमें क्या करा है, एक पर्सन ए टू बी गया और फिर बी से वापस आया। ए से बी जाने की स्पीड दी हमें x और बी से ए वापस आने की स्पीड दी है 1। तो हमने पहली चीज तो एज्यूम कर ली कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है d। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला वो 2d। d एक बार ए से बी जाने में और बी से ए वापस आने में। टोटल टाइम दिया था उसे 5 आवर 48 मिनट, इसे कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, इतना आ गया t। अब हमने पूरी जर्नी की स्पीड निकालनी यानी एवरेज स्पीड निकालनी, क्योंकि ए टू बी कुछ और स्पीड थी, बी से ए आने में अलग स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड हमने इस फार्मूले से निकाल ली, वो आ गई 200 अपॉन 20, ये आ गया v। अब हमें डिस्टेंस पता है d, वेलोसिटी पता है v और टाइम पता है t, तो हमने इससे निकाल लिया। तो d आ गया 20 किलोमीटर। और टाइम एंड वर्क जल्दी से बताओ इसका क्या आता है आंसर। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए कर सकता है वर्क 10 डेज में, बी करेगा वर्क 15 डेज में। टुगेदर ए प्लस बी टुगेदर, टुगेदर का कैसे निकलता है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे डायरेक्ट डेज में आंसर आएगा a इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। 1 अपॉन करना कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज रखो। 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 हो गया 3 5 3 2 6 डेज। आंसर क्या आ जाएगा 6 डेज। यस सर। जो हम पहले डिटेल में किया था वो तुम्हें समझाने के लिए था कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट ए प्लस बी टुगेदर निकालना है। तो जितने दिन में ए करता है और जितने दिन में बी अकेले करता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो दोनों को प्लस। तो 10 इंटू 15 150 डिवाइड बाई 25 6, तो आंसर आ गया 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 29, in a library 60% of books are in Hindi, 60% of the remaining books are in English, rest of the books are in Malayalam. If there are 4800 books in English, then the total number of books. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है हमसे कि कोई लाइब्रेरी है, उसमें टोटल बुक्स होंगे कुछ 60% बुक्स जो हैं वो हिंदी की है, 60% ऑफ द रिमेनिंग, तो 40% रिमेनिंग बचा, 60% हिंदी हो गई। तो ये अब ये जो रिमेनिंग थी, रिमेनिंग में से 60% यानी इस रिमेनिंग की 60% इंग्लिश है और जो बाकी बची 40% वो क्या है, मलयालम। ठीक, ये है क्वेश्चन में जो, और दिया क्या 48, यानी ये जो बुक्स वाली कैटेगरी थी ये 4800 है, तो मलयालम की कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखो इसे सिंपल तरीके से करने का तरीका क्या है।
टोटल बुक्स हम एज्यूम कर लेते हैं 100। तो रिमेनिंग कितनी हो गई 40%, 100 का 40%, 40, रिमेनिंग बुक्स कितनी हो गई 40। 40 का 60% कितना होगा 60% ऑफ 40, 0 0 0 0 24। तो 24 बुक तो हो गई इंग्लिश की, मलयालम की कितनी हो गई 60। ठीक, देखो हमें टोटल नहीं थी तो हमने क्या करा, हमने मान ली 100 बुक्स हैं लाइब्रेरी में, तो 60 तो हिंदी की हो गई, 40 रिमेनिंग बची। इस 40 का 60% यानी 24 बुक इंग्लिश की थी और 16 मलयालम। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि इफ इंग्लिश की बुक कितनी है 24, तो मलयालम की कितनी है 60। अगर इंग्लिश की एक ही बुक होती तो मलयालम की कितनी बुक्स होती 16/24। अगर इंग्लिश की 4800 है तो मलयालम की कितनी हो जाएंगी 16/24 इंटू 4800। इसका आंसर आ जाएगा ये 200, 16 इंटू 200 3200। यानी मलयालम बुक्स कितनी है 3200। तो ये इसे करने का सबसे शॉर्ट तरीका है, वरना फिर हम टोटल बुक्स को एक्स मान के उसकी परसेंटेज निकालते फिर करते। हाँ पूछो कुछ। हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ? तो ये इस तरीके से हमने कर दिया, समझे कॉन्सेप्ट। 100 बुक्स मान के हमने देखा कि 100 बुक्स मानते हैं तो इंग्लिश की 24 आ रही, मलयालम की 16 आ रही है। अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते थे कि इनका रेशो अगर हम लेते तो ये 3:2 रेशो में थी, तो उसके हिसाब से भी हम निकाल सकते थे, वरना हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इंग्लिश की 24 है तो मलयालम की 16 होंगी, इंग्लिश की एक होती तो इतनी होती मलयालम की, और क्वेश्चन में गिवन है कि इंग्लिश की 4800 है तो मलयालम की कितनी होगी 3200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर एंड अप ये नहीं होगा, बीच बीच में मिस टाइपिंग है। अ बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर। If the boat took total of 5 hours for its journey, what is the speed of the river flow if the speed of boat in still water is 5? यानी हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट 5 दिया है, स्पीड ऑफ रिवर यानी वाटर करंट की पूछी है, और डिस्टेंस दिया है डाउन स्ट्रीम जाने में 14 और डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में 9। ये 3 डेटा देंगे, ये चौथा पूछा। ये हमने जब बोट स्पीड सब पढ़े थे तो हमें पता है कि 4 यही चीज़ें होती हैं, वीबी, वीडब्ल्यू, डीडी दिया है, या फिर वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी अप स्ट्रीम, ये चीज़ें होती हैं। इसका क्या आंसर होगा? देखो इसका आंसर होगा बी। मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी ऑफ बोट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ वाटर। याद है या नहीं ये चीज़? यस सर याद है। वेलोसिटी ऑफ बोट 5 है, देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये बराबर है, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। ये हमें सॉल्व ही नहीं करना था क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। देखो बोट जब भी वाटर में चलेगी तो उसे ऊपर जाने के लिए हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट ज़्यादा होनी चाहिए वाटर से। वाटर तो उसे नीचे की तरफ पुश करेगा,
बोट उसे ऊपर लेके जाएगी। तो अगर बोट की स्पीड कम रह गई वाटर से तो वो मूव ही नहीं होगी कभी। तो यहाँ बाई चांस ऐसे ऑप्शन थे कि 5 से 2 तो ज़्यादा थे, एक बराबर था, तो बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट। तो एक ही ऑप्शन इसमें फिट हो रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे ऑप्शन से आंसर बताएं। 31, यस सर। Sheetal is twice as good as workman as Babita, and together they finish a piece of work in 18 days. यानी इस बार दिया है कि शीतल और बबीता दोनों मिलके 18 डेज में खत्म कर देते हैं वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बबीता कैन फिनिश द वर्क। बबीता कितने दिन में फिनिश करेगी ये पूछा। और एक चीज क्या दी है, शीतल इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बबीता। इस लाइन का क्या मतलब है, शीतल इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बबीता, यानी शीतल जो काम करती है वो बबीता से डबल काम कर लेती है। मतलब एक दिन में जितना बबीता करेगी शीतल उतना काम आधे दिन में कर लेगी। इस लाइन का ये मतलब है ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बबीता। यस सर, हमने ये क्वेश्चन भी किया था। शीतल की जो वर्कमैनशिप है यानी एफिशिएंसी है वो बबीता की डबल है। एंड टुगेदर क्या करेंगे 18 डेज में। तो अभी हमने पढ़ा था टुगेदर का, इसमें शीतल और बबीता है। तो टुगेदर कितने दिन में करेंगे, जितने दिन में 18 शीतल करेगी जितने दिन में बबीता करेंगे उनकी मल्टीप्लाई। ठीक, तो शीतल कितने दिन में करेगी, बबीता ये हमें दिया नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट बबीता डू इन 2x डेज। बबीता मान लेते हैं कि अलोन, जब बबीता अकेले काम कर रही है तो कितने दिन में कर रही है 2x में। तो शीतल कितने दिन में करेगी x डेज में। क्यों, क्योंकि शीतल क्या है ट्वाइस एज गुड एज वर्क। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसमें कि बबीता 2x दिन में कर रही, तो शीतल कितने दिन में करेगी x। बस ये इसमें रख दो, शीतल का हो गया 2x, बबीता का 2x अपॉन x प्लस 2x। और टुगेदर मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था तुम्हें 18। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x, कैंसिल 2 से ये 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, यानी कि शीतल कितने दिन में कर देगी 27। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देखो 27 आंसर बबीता था, यानी कि जल्दी में अच्छे 27 आया तो 27 टिक कर दिया। बबीता कैन फिनिश द वर्क, तो बबीता सर 2 into 27 twice 54। यानी उससे डबल दिन में करेगा। ठीक है, तो अब हम वो 1/1 करके नहीं, वो तुम्हें समझाने के लिए थे सारी चीजें, अब हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं। एवरेज But this question, पूछो। question is like, like a chain. Will this method still work? Like Sheetal does work, Sheetal and which I'll explain when MBA comes. This time. ठीक है ठीक है, देखो दो लोग अगर 2 पर्सन है और उनका एलोन एलोन है और टुगेदर है तो ये डायरेक्ट रिलेशन होती है। ठीक, जितने दिन में वो एलोन करते हैं उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का प्लस। तो ये हमेशा टुगेदर बता देगा कि टुगेदर कितने दिन में करें। नेक्स्ट है 32, एवरेज वेट ऑफ 39 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 23। यानी 39 स्टूडेंट का एवरेज वेट दिया हमने 23 एवरेज वेट। Among them, Sita is the heaviest while Tina is the lightest.
तो इस क्लास में सबसे हैवी कौन है? सीता, और सबसे लाइट कौन है? टीना। बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड, इन दोनों को हमने क्लास से निकाल दिया। स्टिल द एवरेज रिमेन द सेम, तब भी एवरेज क्या रहा? सेम रखा। रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीता टू टीना, सीता और टीना का रेशियो दे रखा है 15:8। देन व्हाट इज द वेट ऑफ टीना, ये पूछा है। तो हम एक चीज ये देख सकते हैं कि जब सीता और टीना दोनों को बाहर निकाला है, एवरेज तब भी सेम रहा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि सीता प्लस टीना दोनों का वेट होगा 2 इंटू 23, 46। ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट। देखो एवरेज सेम रहा है, 23 पहले भी एवरेज था, और इन दोनों को बाहर निकाल दिया तब भी एवरेज कितना रहा? 23। यानी ये दोनों जो होंगी, इनका जो सम होगा वो एवरेज का ही डबल होगा, यानी 46। ये स्टेटमेंट क्लियर है? How is it average double? Why not 23 minus 2? माइनस नहीं, देखो 39 स्टूडेंट का एवरेज था 23, Yes. वो निकल गए बाहर, अब 37 स्टूडेंट बचे, अभी भी एवरेज कितना है? 23। यानी वो दोनों जो लोग निकले उनका एवरेज वेट भी कितना होगा? 23 होगा। यानी इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तब भी कितना आना चाहिए था? 23। तभी तो एवरेज क्लास का डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी तुम जो वो स्टूडेंट को बाहर निकाला क्लास से, उनका एवरेज भी क्या था? क्लास के एवरेज का बराबर ही था, इसीलिए तो एवरेज डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर इससे ज़्यादा वेट होता तो क्लास का एवरेज क्या हो जाता? कम हो जाता, या हम कम वेट वालों को बाहर निकाल देते तो क्लास का एवरेज क्या हो जाता? बढ़ जाता। एवरेज सेम रहा, यानी जो दो लोग बाहर गए उनका एवरेज भी क्या है? जो क्लास का एवरेज था सेम है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ s प्लस टी दोनों का वेट मिला के कितना होगा? 46। अब इनमें ये हो सकता है कि सीता का वेट अलग है, टीना का, वो अलग बात है, लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 46, क्लास के एवरेज को मेंटेन करने के लिए। अब हम देखो सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। सीता और टीना का रेशियो कितना है? 15:8, और सीता प्लस टीना का सम कितना है? 46। तो टीना का वेट कितना होगा? 8/23 इंटू 46। इन दोनों का सम करेंगे 23, और जिसका वेट निकालना है उसे ऊपर लिखेंगे, टी इंटू करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 16 kg। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट अब यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस। In this question, a series, one term missing. Choose the correct alternative. सीरीज का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा? CJP क्वेश्चन मार्क YB, CJP क्वेश्चन मार्क, यहाँ कोई आएगा Y और B। क्या जब भी कुछ समझ में ना आए तो सीरीज उनकी पोजीशन वैल्यू रख के देखो, उससे पैटर्न बन सकता है। C is 3, J कितना है? 10, P 16, Y तो हमको बताइए 25, और B क्या हो जाएगा? 28। सीरीज में जब भी यूज करेंगे तो 2 + 26 कर देंगे, 28। अब देखो इसमें कोई पैटर्न बनना है? 3, सर यू हो सकता है आंसर यू। हाँ यू ही आंसर। सर मैंने +6 +5 +4 +3 +2 करके किया। ठीक, बिल्कुल। इसमें हम देखें
+7 है, फिर +6 है, तो यहाँ जो आएगा वो +5 और उसके बाद +4 और ये सीरीज कंटिन्यू है +3, यानी एक एक कम करके देखो बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी 16 + 5 21, और 21 किसकी पोजीशन है अगर हम देखें तो यू की, यानी मिसिंग टर्म क्या होगा यू, तो ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। A boat goes 6 km/h in still water। फिर से बोट का आ गया, वी दे रखा है 6, VW निकालना है हमें। तो हम यहाँ देखें तो दो ऑप्शन तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन 3 और 5 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों 6 से कम है। तो हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगेंस्ट द करंट मीन अपस्ट्रीम, वाटर के अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ द करंट मीन डाउनस्ट्रीम। यानी ये बोट है, सेम डिस्टेंस है, मान लो ए से बी जा रही है, वो वाटर ऐसे नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है, हमेशा वाटर नीचे की तरफ को फ्लो करेगा। तो जब ये ऐसे जाएगी इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम, और जब वाटर के साथ नीचे आ रही होगी तो ये कहलाएगी डाउन स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द करंट और विद द करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या कह रहा है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस है डी। तो अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है यानी टी अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम, ये दिया है। ठीक है, अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा कम टाइम लगेगा क्योंकि बोट को सपोर्ट करता है वाटर। तो अप स्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड हो जाती है VB, बोट में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो टाइम को हम लिख सकते हैं, हमें पता होता है टाइम इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम लिख सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपॉन VB माइनस VW मान लो x है, 3D VB प्लस x, ये बन गया सीधे। स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है, D से D कैंसिल, ये आ गया VB प्लस x इज इक्वल टू 3VB माइनस 3x। अच्छा, VB की वैल्यू गिवन है 6, तो ये हो गया 6 प्लस x इज इक्वल टू 18 माइनस 3x। सॉल्व कर लो इसे, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3। आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बस क्या दिया था, 6 वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दे रखा था VB 6। जब वो अप स्ट्रीम जाती तो स्पीड ऐसे हो जाती है, वाटर की स्पीड उसमें से माइनस हो जाती है, और जब डाउन स्ट्रीम आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। टाइम के बीच में रिलेशन दी थी, हमेशा ऊपर जाने अप स्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। जैसे हम सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू 3 याद किया। नेक्स्ट, डेविड वेज 56 kg, 56 kg था वेट। इफ ही रिड्यूसेस his weight in the ratio 7:6, find his new weight। यानी 56 और न्यू वेट मान ले x, तो मैं डायरेक्ट इसको रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी ओल्ड वेट था 56, न्यू वेट है x, और उसका रेशियो किस में होना चाहिए, 7:6। और हमें पता है कि जब इस तरीके से लिखा होता है तो जो एक्सट्रीम एंड होते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई आपस में क्या होती है, सेम।
तो 7x इज इक्वल टू 6 इंटू 56, x इज इक्वल टू 48। क्लियर क्वेश्चन? यस सर। टेकिंग अ फोटोग्राफ, ब्लड रिलेशन आ गया। शीला सेड he is the only son of my grandfather's only son. शैला है he is the only son of my grandfather। तो जहाँ भी my लगा है तो सबसे पहले हम ग्रैंडफादर का लिखेंगे, this minus he is the only son of my grandfather's only son। तो ग्रैंडफादर का सन, ये रिलेशन आई, और फिर उसका भी सन, ये वो बॉय है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी? देखो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि एक ही जनरेशन पे आ गए हम। यस ग्रैंडफादर सर, ब्रदर हो सकता है। गए थे, फिर एक नीचे आया, फिर एक नीचे आया, तो हम वहीं पहुंच गए। यस सर। अब देखो एक जनरेशन के हिसाब से ये तो हो नहीं सकता। अब ये तो ब्रदर हो सकता है या कजिन हो सकता है। हाँ सर, लेकिन जब ओनली सन ऑफ ओनली तो बोला तो ब्रदर ही हो सकता है, कजिन की पॉसिबिलिटी नहीं है। यस सर। ग्रैंडफादर यानी अपने दादा को इमेजिन करो, दादाज ओनली सन, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ? यस सर, ब्रदर। ओनली सन नहीं लिखा होता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, फादर भी हो सकते थे और अंकल भी हो सकते थे। यस सर। अंकल वाला अगर एंगल आ जाता तो फिर ये कजिन हो जाता, कजिन होता। लेकिन ओनली की वजह से ये ऑप्शन खत्म हो गया। ओनली मतलब सिर्फ फादर ही है, और फादर का सन जो होगा वो शैला का क्या होगा? ब्रदर। फिर से वही आ गया, मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बोट या मैन की स्पीड दे रखी है हमें 6, स्पीड ऑफ करंट यानी वाटर की स्पीड दे रखी 2। इट टेक्स 4 आवर मोर इन अप स्ट्रीम। इस बार टाइम में रिलेशन कैसी? देन इन डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम जाने में +4 आवर लगते हैं। ये रिलेशन है इसमें। इट टेक्स 4 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 4 आवर्स है। फाइंड द डिस्टेंस, डी निकालना है। तो देखो डायरेक्ट क्या दे रखा है, TU माइनस TD इज इक्वल टू 4। TU टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डिस्टेंस है देखो, तो D ले सकते हैं हम, D अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम माइनस D अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 4। D कॉमन ले तो ये हो गया 1 अपॉन VU। VU क्या होगा? मैन माइनस वाटर। डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाते हैं, इज इक्वल टू 4। ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 8। 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 4। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो D इज इक्वल टू 8 इंटू 32। यानी डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर। क्लियर? तो देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए इस बार पॉलिटिकल साइंस में। तो रिलेशन बनानी है हमें, ये VM VW देखना है और फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यही 4 चीजें होती हैं, इन्हीं के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगी।
38. Sum of two number is equal to 20 and difference is 25. तो x plus y दिया है 20, x minus y दिया है 25. रेशो पूछा है यानी x upon y. दो सिंपल इक्वेशन है, ऐड कर दो इन्हें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 22.5 और 22.5 इसमें रखेंगे तो y आ जाएगा -2.5. इनका रेशियो हो गया और 22.5 डिवाइड बाई 2.5 ये हो जाएगा 9 अपॉन. तो देखो 9:1 तो हमें दिख रहा है लेकिन प्लस माइनस ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. तो पिछली बारी क्लास में भी किया था तब भी मैंने समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगे तुम बिल्कुल सही कर रहा हो क्वेश्चन और वहाँ प्लस माइनस तुम्हें गड़बड़ लग रहा है कि माइनस था या रेशो, तो जो भी तुम्हें बेस्ट ऑप्शन लगे, बेस्ट यही लग रहा है 9:1, साइन का ही गड़बड़ है बस, बाकी तो ठीक है, तो उसे टिक करो और निकल जाओ आगे. आगे क्वेश्चन करना शुरू कर दो. ये नहीं कि उसी में टाइम लगाओ बार बार कि ये माइनस कैसा आ गया तो प्लस होना चाहिए ऑप्शन में, तो मुझे दिख नहीं रहा. क्योंकि कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन मान के चलो कि कुछ ना कुछ उसमें मिस प्रिंटिंग या ऑप्शन में गड़बड़ या कुछ ना कुछ हो जाता. तो जो भी बेस्ट तुम्हें लगे उसे ऑप्शन लगा के आगे मूव कर जाओ. लास्ट 2 क्वेश्चन. A is mother of B, B is sister of D, यानी ब्लड रिलेशन. तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? पहला लेते हैं A is mother of B. A is mother of B, तो B से शुरू करेंगे हम. मदर A माइनस पे लगा देते हैं फीमेल साइन के लिए. तो A is mother of B, B is sister of C. B is sister of C. ये भी फीमेल हो गए. D is son of C. D is son of C. Son D ये प्लस. E is brother of D. E is brother of D. ब्रदर सेम जनरेशन है तो राइट लेफ्ट मूव करेंगे. F इज मदर ऑफ E. F इज मदर, तो यानी अब हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा. F इज मदर ऑफ E. G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A. G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A. अब देखो A ये है, A की ग्रैंड डॉटर, तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, ये हो गया G ग्रैंड डॉटर यानी माइनस. H has only 2 children B and C. B और C के H चिल्ड्रन है, तो H फादर भी या मदर भी, तो हम इसको अलग लिखेंगे. तो ये है H. तो देखो मदर तो ये हो ही गया, यानी ये कौन हो गया? H फादर. दिस वन ये आ गया. There's only 2 children B and C. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जनरेशन जब हो तो एक लेवल ऊपर जाना है और कब तुम्हें राइट लेफ्ट मूव करना है. अब वो क्या कह रहा है? Which is F related to H, यानी F और H के बीच में क्या रिलेशन है? तो F यहाँ पर है और H कहाँ पर है? ये. क्या रिलेशन आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? देखो H जो है वो C का फादर है, C का सन है D
और ये भी सन है, तो ये दोनों क्या हो गए? सन। यानी सी के दो बेटे ई और डी, और ये एफ जो है वो ई की मदर है। तो सी और एफ में क्या रिलेशन हुआ? सी क्या है? ई और डी का फादर है, और एफ जो है वो डी और ई की क्या है? मदर। तो एच के साथ क्या रिलेशन बनी? सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर। हेलो सना, यस सर। क्या रिलेशन आ रही है? सर असल में मैंने थोड़ा खुद से चार्ट बनाया था फैमिली ट्री, वो गलत बन गया, तो अभी मैं फिर से फैमिली ट्री बना रही थी इसलिए। शान, फराज, मुबश्शिर। daughter-in-law. क्या रहा है फराज? The option B. ऑप्शन बी, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन बी, डॉटर इन लॉ। एफ को रिलेटेड किया है इससे, तो हमें याद रखना, ऐसे लिख के जो आंसर होगा हम ये लिखेंगे, एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, क्योंकि इसमें फादर इन लॉ भी दे रखा था, तो ध्यान रखना कि क्या होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, सी रिलेटेड टू ई। सी और ई, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। सर फादर सी इज फादर ऑफ ई। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट पेपर, इसके बाद से तो कम्युनिकेशन शुरू। तो ये हमारे आज दो पेपर डिस्कस हो गए, ये पॉलिटिकल Yes, sir. और सोशियोलॉजी। तो हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का तो इजी पेपर था काफ़ी, इसके Yes, कंपैरिजन sir. इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। सर ज्यादातर मैथमेटिकली था। ज़्यादा था। तो चलो अब नेक्स्ट और पेपर हम डिस्कस करते हैं, तो और हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बीबीए का पेपर लेंगे, बीबीए, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स का जो आता है। So then after that MBA, हाँ, उसके बाद BBA के बाद. हाँ फिर MBA। तुम्हारा सबसे लास्ट लेवल है फराज, हाईएस्ट लेवल, तो शुरू से करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। Okay, sir. Thank you, Very sir. important, sir. Thank you, sir.